हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। कल 1 अप्रैल को भारत सरकार के द्वारा एक नया नियम लागू किया गया। उस नए नियम के तहत भारत सरकार ने ये घोषित किया कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी आखिर होती क्या है, क्रिप्टो के ऊपर जो टैक्स लगा है वो किस तरीके से लगा है, बिल्कुल आसान भाषा में। और मैं आपको ये दावा करता हूँ कि YouTube पे इतनी आसान लैंग्वेज में इतने सरल तरीके से पहली बार आपको ये चीज़ें समझाई जाएंगी और ये चीज़ें आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि ये आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 अप्रैल को कल हमारा वित्तीय वर्ष चालू हुआ, स्टार्ट हुआ। वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च तक। ठीक है, तो बजट जब भारत सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया था फरवरी में, तो उस टाइम पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक टैक्स लगाएगी। अब वो टैक्स की जितनी मात्रा थी वो उन्होंने नहीं बताई थी, बट अभी उसका खुलासा हो चुका है कि भाई 30% जो है वो टैक्स लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या हुआ। जो टैक्स लगाएंगी तो 30% जो टैक्स लगेगा वो लगेगा वर्चुअल डिजिटल संपत्ति को ट्रांसफर करने पर लगेगा, और 1% आपका टीडीएस कटेगा। ठीक है, टीडीएस कटेगा, वो होगा आपका 1%। अगर कोई भी डिजिटल जो आपकी एसेट है उसको ट्रांसफर किया जाता है तो 1% आपको टीडीएस देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि भाई ये वर्चुअल डिजिटल एसेट जिसका बार बार जिक्र आ रहा है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो टैक्स लगाएंगे, आखिर ये बवाल क्या है, ये चीज क्या है? देखिए, ये तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो परिभाषा है वो दी गई है इसमें। ठीक है, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिएगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट कोई भी ऐसा एसेट है जिसको क्रिप्टोग्राफिक माध्यम, या आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा जिसको जनरेट किया जाता है, जिसकी कोई फिजिकल टच नहीं होती है, फिजिकल जिसकी प्रेजेंस नहीं होती है। ठीक है, और जिसको ना तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या ना ही कोई सेंट्रल बैंक जिसको रेगुलेट करता है। ओवरऑल यही है मोटा मोटा, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया वर्चुअल डिजिटल एसेट का। ठीक है, अगर भारत में या वर्ल्ड वाइड बात करें कि कौन से वर्चुअल डिजिटल एसेट है जो आजकल फेमस है, तो देखिए सबसे बड़ा तो आप सबको पता है बिटकॉइन है। उसके बाद बात करें तो इथीरियम, उसके बाद बात करें तो लाइट कॉइन, उसके बाद बात करें तो कार्डानो, है ना। उसके बाद बात करें तो स्टेलर, ना जाने कितने हैं, मैं और भी नाम ले सकता हूं, बट आपके लिए इनका कोई मतलब नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि डिजिटल करेंसी मोटा मोटा क्या है। यूपीएससी आपसे नहीं पूछने वाली है कि बिटकॉइन कैसे बनती है, आप बिटकॉइन बना के दिखाओ। ठीक है, तो ये तो फिजूल में टाइम बर्बाद करने वाली बात है, ये यूपीएससी नहीं पूछेगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो डेफिनेशन दी है वो ये दी है कि भाई एक ऐसी टोकन है, एक ऐसा नंबर है जो भारतीय या विदेशी मुद्रा नहीं है, मतलब जिसको ना तो आप इंडियन करेंसी कह सकते हैं और ना ही ये किसी फॉरेन करेंसी को एज ए रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को डिजिटली रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, अब बात ये भी उठती है, देखिए इंपॉर्टेंट है यहां, इस चीज को आप समझिएगा। भारत सरकार ने ये कहा बजट में कि हम लोग पहली बार डिजिटल करेंसी, मतलब जो 1 रुपया है हमारा, उसको हम डिजिटल तौर पर उतारेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जो भारत सरकार डिजिटल करेंसी मार्केट में उतार रही है और जो ये डिजिटल संपत्तियां एसेट है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने खुद इसको स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि डिजिटल करेंसी वह होगी जिसे इस साल आरबीआई जारी करेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, डिजिटल करेंसी वही होगी जिसे इस साल आरबीआई जारी करेगा। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल दुनिया में जो कुछ भी है वो सब संपत्तियां हैं, मतलब 1 रुपये का जो आपका ये है, ये सिर्फ और सिर्फ यही करेंसी है। यूपीएससी पीटी में ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन आपसे 101% पूछेगा कि 1 रुपया जो है, 1 रुपये के साथ साथ बिटकॉइन को भी डिजिटल करेंसी के तौर पर भारत सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है, तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि डिजिटल करेंसी अगर कुछ है तो केवल और केवल वो है जिसे आरबीआई जारी करेगा। ठीक है, इसके अलावा दुनिया में जो कुछ भी डिजिटली जनरेट हो रहा है वो सब क्या है, एसेट है, और उनसे होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स लगेगा।
क्रिप्टो की दुनिया में होने वाले हर लेन देन पर नजर रखने के लिए 1% आपका टीडीएस भी कटेगा। ठीक है, ये वित्त मंत्री की स्टेटमेंट है। और आई होप अब आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि डिजिटल करेंसी क्या होगी और डिजिटल एसेट में क्या डिफरेंस होगा। अब देखिए कैसे टैक्स लगेगा, इसको लेकर एक बार समझ लो। हालांकि हमारी समझ होनी चाहिए इस मामले में। देखिए, मान लो 10,000 रुपए का हमने कोई क्रिप्टो खरीदा है और उसे हमें 12,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, हालांकि क्रिप्टो की जो कीमत होती है, एक क्रिप्टो की कीमत लगभग 42 लाख रुपए है आज के टाइम में इंडिया के रुपीज में। बट आप एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिएगा कि 10,000 रुपए में क्रिप्टो खरीदा और 12,000 रुपए में बेच दिया, तो उस पे के ऊपर जो मुनाफा हुआ वो कितना हुआ, 2,000 रुपए का। तो इस 2,000 रुपए के ऊपर आपको 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जो कि 600 रुपए होगा। यही है आपका क्रिप्टो के ऊपर टैक्स। ठीक है, सेकंड बात, अगर क्रिप्टो नहीं बेचते हैं तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और क्रिप्टो बेचने पर आपको नफा के बदले यदि नुकसान होता है तो भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी, यूपीएससी अगर ये कहेगी कि क्रिप्टो करेंसी के आदान प्रदान के समय यदि किसी विक्रेता को या क्रेता को लाभ होती है या हानि होती है तो उसको ये टैक्स देना पड़ेगा, क्रिप्टो टैक्स। तो आंसर गलत हो जाएगा, केवल और केवल बेनिफिट के ऊपर आपको टैक्स देना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका आप समझ चुके। सेकंड स्टेटमेंट की बात करिए, जो 1% टीडीएस, वो क्या चीज है। देखिए, क्रिप्टो बेचने या खरीदने पर आपको घाटा हो या मुनाफा हो, ठीक है, घाटा हो या नफा हो, 1% टीडीएस जरूर काटा जाएगा। मान लीजिए आपने 40,000 रुपए में बिटकॉइन खरीदा और उसे 40,000 रुपए में ही बेच दिया। ठीक है, यानी आपने ना तो बेनिफिट हुआ आपको, ना ही आपको लॉस हुआ है। तो 1% टीडीएस काटने के बाद आपको 39,600 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि 1% जो आपका टीडीएस है, चाहे आपको बेनिफिट हो चाहे आपको नुकसान हो, वो आपको उतने का मिलेगा ही मिलेगा, वो कटेगा ही कटेगा। अभी कैसे होता है, देखो मान लो जैसे केबीसी वगैरह का जो शो होता है, ठीक है, केबीसी में जो भी कंटेस्टेंट जाता है, मान लो उसने वहां पर आपके 1 करोड़ रुपए जीत लिए। ठीक, 1 करोड़ रुपए भारत सरकार अभी कितना टैक्स लेती, 30%। तो उसको जो पैसा मिलता है ना चेक के माध्यम से, वो 30% टीडीएस काट के मिलता है। ये टीडीएस किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास। तो उसको वास्तविक जो मनी मिलती है वो केवल 70 लाख रुपए ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ रुपए जीत लिए तो 1 करोड़ रुपए ही मिल गया। तो 30% जो होता है वो कौन ले लेता, टीडीएस के तौर पर गवर्नमेंट ले लेती है। बस क्रिप्टो करेंसी में भी ऐसा ही है, चाहे आप कितना ही रुपए हारो या जीतो, हमें मतलब नहीं है, हम 1% आपका टीडीएस काटेंगे, ये गवर्नमेंट ने कहा है। अब सवाल जो जानकार है उनके द्वारा सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि क्या सरकार क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाकर क्या उसे लीगलाइज कर रही है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम केवल और केवल जो डिजिटल करेंसी होगी आरबीआई की, उसी को हम लोग लीगल मानेंगे। अगर भाई आप उसको लीगल मानोगे तो इंडिया में अगर क्रिप्टो करेंसी इलीगल है तो आप उसके ऊपर टैक्स क्यों ले रहे हो, और अगर आप किसी वस्तु के ऊपर टैक्स ले रहे हो तो इसका मतलब तो वो लीगल है। तो देखिए, सिंपल गवर्नमेंट का जो आंसर है वो ये है कि टैक्स लगाने का मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग या इससे होने वाले किसी तरह के फायदे या नुकसान को कानूनी रूप से वैधता प्रदान करना नहीं है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल प्रो, ये कितनी सारी बैटिंग ऐप है ना, बैटिंग ऐप है जिसके ऊपर क्या करते हैं आप भी या कोई और भी है, पैसे लगाते हैं, अपनी टीम बनाते हैं। तो भाई ये क्या है, ये भी तो एक प्रकार का बैटिंग ही है, सट्टा ही तो है। ये क्या एक प्रकार का सट्टा है, और इंडिया में सट्टा क्या है, बैन है। तो इसका मतलब क्या है कि लेकिन सरकार क्या कहती है, भाई इसमें अगर आपको जितना भी रुपए जीतते हो, मान लो कोई आदमी 10,000 रुपए जीतता है तो उसका टीडीएस कटेगा ही कटेगा, वो आपको उसके ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कहने का मतलब ये है कि टैक्स लगाने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि कोई चीज हमने लीगल कर दी है। इंडिया में जो बैटिंग है वो इलीगल है, लेकिन अगर ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो गेम खिला रहे हैं, क्योंकि वो गेम का ही नाम ले रहे हैं, वो ऐसे तो नहीं कह रहे लोगों को कि आप इस पे आकर बैटिंग करो या सट्टा लगाओ, वो केवल कह रहे हैं कि आप इसमें खेलो। ठीक है, तो अगर इसमें कोई खेल रहा है, उसका बेनिफिट हो रहा है, तो उसके बेनिफिट के ऊपर क्या लगेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलिए, इसका मतलब क्या, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाना बिल्कुल जायज है। अब दूसरी बात, जो विशेषज्ञ है वो ये भी सवाल उठा रहे कि कानून के बिना क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स कैसे लगा सकते हो आप, कि भाई आपने कोई क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई टैक्स ही नहीं बनाया है, कोई कानून नहीं बनाया है।
अब आप बैटिंग का जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, सट्टे का जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको लेकर तो भारत सरकार के स्पष्ट आदेश है कि बैटिंग के ऊपर आपका जो भी सट्टा है वो नहीं लगेगा, वो बैन है इंडिया में। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का तो को लेकर तो गवर्नमेंट ने कोई भी कानून नहीं बनाया है, तो फिर आप इसके ऊपर टैक्स कैसे लगा सकते हैं? तो देखिए भारत सरकार का क्या जवाब है। भारत सरकार ने ये कहा है कि इनकम टैक्स जो लॉ है, इनकम टैक्स जो लॉ है उसका सेक्शन 10 उसकी जो धारा है वो ए, उसके अंतर्गत ये पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि भारत में केवल और केवल एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी अगर किसी भी तरीके से आप कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो क्या होगी, वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से होने वाली आय के ऊपर आपका इनकम नहीं लगेगी, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई भी तरीके से आप पैसा कमा रहे हो उसके ऊपर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो सरकार का कहना कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम इस कानून से पहले भी टैक्सेबल थी और आज भी है और 1 अप्रैल के बाद भी रहेगी। तो हम लोगों ने कोई नया काम नहीं किया, ये पहले से ही टैक्सेबल थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। गवर्नमेंट ने ये पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर दिया है। चलिए, अब भारत में अगर ब्लॉकचेन सिस्टम या इकोसिस्टम की बात करें कि कितना बड़ा है, देखिए आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारत में लगभग 10 करोड़ लोगों ने इस क्रिप्टो करेंसी जो इकोसिस्टम है इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। भारत में 40 बड़े ऐसे संस्थान हैं जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर एक बड़े संस्थान की बात करें, हालांकि कोई ऑफिशियल डाटा तो है नहीं, लगभग 35,000 करोड़ रुपए की वैल्यू है उनकी जो इस मार्केट से जुड़े हुए हैं। ये कुछ नाम है यहाँ पर, जैसे न्यू फनैग है, ब्लॉक विगली है, डोपकिट है, फाइनेंशियल सर्विस जो प्रोवाइड कर जैसे जूनो है, ट्रांसजैक है, कोइनफोक्स है, फिनटेक्स है। ये सब क्या है, ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसके माध्यम से, क्रिप्टो या ब्लॉकचेन के माध्यम से, ब्लॉकचेन के माध्यम। तो भारत में ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, भारत में ये काफी सालों से पहले ही आ चुका है और इसका जो इकोसिस्टम है वो काफी बड़ा है। तो देखिए सीधे सीधे गवर्नमेंट ने बस यही कहा है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, कान को सीधा ना पकड़कर घुमा फिरा कर पकड़ेंगे। मतलब धीरे धीरे हम लोग इकोसिस्टम ब्लॉकचेन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों ने अभी क्या कर दिया, इसकी शुरुआत कर दी कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये सेशन है ये काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफी हेल्पफुल भी रहा होगा। और मैंने पहले ही आपको ये बता चुका हूं कि ये जो जितना सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया, पूरे यूट्यूब पर या कहीं भी आपको इतनी इजी लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आपको अगर ये चीजें अच्छी लगती है तो प्लीज इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए विजिट करते तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन होती है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।